दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का जो केस है वो कोर्ट में जा चुका है। डिप्लोमा के बंदे लखनऊ में धरना दे रहे हैं, भर्ती बोर्ड विजिट कर रहे हैं। बीटेक की तरफ से बंदे आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और भर्ती लटकने की अवस्था में जा चुकी है। जो भर्ती विधानसभा इलेक्शन 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 से पहले निकली थी 6 जनवरी 2022 को, अब वह लोकसभा के इलेक्शन के 2024 से पहले उसका एग्जामिनेशन हो गया, आंसर किया गया। कहीं ऐसा ना हो जाए इस तमाशे और इस नौटंकी के वजह से अगले विधानसभा का इलेक्शन, जो यूपी विधानसभा का इलेक्शन है 2027 में, क्या ऐसी भी संभावना हो सकती है कि उस समय जा करके लटक करके क्लियर हो? हम तो फिलहाल कदापि नहीं चाहेंगे भर्ती का रिजल्ट आए या ना आए, किसके पक्ष में आए किसके पक्ष में नहीं आता है, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि इसका रिजल्ट, इसका नतीजा चाहे कोर्ट में हो, चाहे भर्ती बोर्ड के पाले में हो, लेकिन इसका निर्णय, इस भर्ती को फाइनलाइज करना बहुत आवश्यक है। अब बच्चे इस बात को दोष नहीं दे सकते हैं कि भर्ती बोर्ड क्यों देर कर रहा है। ऑलरेडी 2 साल देर कर चुके हैं। पीसीएस का रिजल्ट देर नहीं हो रहा है। यूपीएससी का रिजल्ट, उसके एग्जामिनेशन, उसके रिजल्ट में कोई देरी नहीं आ रही है। क्यों? लोको पायलट, आरआरबी एएलपी की, यूपी ट्रिपल एससी की, टेट की, सीटेट की, या आपकी टीचर्स के भर्ती आने में, उसके एग्ज़ाम होने में उनके पेपर लीक क्यों होते हैं इन छोटी छोटी भर्तियों को? तो कहने का मतलब है, जिस एग्जामिनेशन में 0.5% बच्चा भी नहीं बैठता, यूपीपीसीएस या यूपीएससी 140 करोड़ में से, उस परीक्षा जो एक ग्रेड की परीक्षा है, उसके एग्जामिनेशन, मेरे दोस्त, उसके एग्जामिनेशन समयबद्ध तरीके से, रूटीन वे से होता है। लेकिन जिनमें करोड़ों अभ्यर्थी बैठते हैं, जैसे लोको पायलट की परीक्षा या आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा या आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा लोकसभा इलेक्शन 2019 में आई थी, और अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई है। आप समझते हो, 5 साल में कोई भर्ती कंप्लीट हो रही है। एक बच्चा जो है 18 साल की उम्र में 12th पास करता है, एक जो ऑफिशियली होता है, 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करता है, और कुछ बच्चे 22, 23, 24 साल में भी होते हैं जो बीटेक करते हैं, 24 साल भी लग जाता है। और भर्ती अगर इस तरीके से इतने डिले मैनर में कंप्लीट होगी, 5 साल लगेंगे, तो यह बहुत ही चिंता वाली बात है। और भर्ती का पेपर लीक के बाद कोर्ट केस होना, डिले होता है। भर्ती आने के लिए ट्विटर कैंपेन होता है, सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाना पड़ता है। उसके बाद भर्ती आती है, तब फिर एग्ज़ाम लेने के लिए अभियान चलाना पड़ता है, और फिर नॉर्मलाइजेशन, आंसर की, फिजिकल, रिजल्ट, इन सब प्रक्रिया में कम से कम 5 साल गुजर ही जाता है। फिर भी वैकेंसी बहुत नाम मात्र आती है, नाम मात्र बच्चे सिलेक्ट होते हैं। जो बच्चे एक भर्ती में सिलेक्शन लेते हैं, 5 साल की वजह से, 5 साल के डिले की वजह से, वह बच्चा जो सिलेक्शन एक एग्जामिनेशन में ले रहा है, वो कई एग्जामिनेशन में सिलेक्शन वही रिपीटेड बंदा लेता है। कोई भर्ती का जो उसका है वेटिंग लिस्ट नहीं होती है।
तो इसकी वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है और बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा रहती है। सरकार जो है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का कॉपी कर रही है, अमेरिका की कॉपी कर रहा है कि वहाँ पर पूरी जो वेल्थ ऑनरशिप है, जो पूरी संपत्ति है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। वही चीज़ गवर्नमेंट करना चाह रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि हम सभी को रोज़गार मुहैया नहीं करा सकते, सभी को हम रोज़गार दे नहीं सकते। इसलिए गवर्नमेंट, मेरे फ्रेंड, इसलिए गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है कि हम सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, इसलिए सरकारी नौकरी को ही ख़त्म कर दो। जहाँ पर भर्ती लाने की इतना संघर्ष है, जहाँ पर सरकार ठेके पे काम कराना चाह रही है, जैसे अग्निवीर की जो योजना है, जीवन में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि सेना की भर्ती को 4 साल कर दिया जाएगा, वो भी सैलरी भी आधी। 21 साल की उम्र, 21,000 रुपये में कोई भी सेना का जवान या बच्चा 17.5 से 21 साल की उम्र में लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या भारत के अन्य पार्ट में, वायु जल अग्नि किसी उसमें भी स्थिति अवस्था में अपने प्राणों के निछावर कैसे करेगा भाई? उसका भी परिवार है, उसका भी जीवन है। आप मानता हूँ, चलो आप गाड़ी के किराए का खर्चा दे देंगे, ट्रेन के किराए का खर्चा देंगे, लेकिन ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए भी कुछ खाएगा पिएगा, या वहाँ से बस टैक्सी करके यूनिट में जाएगा, अपने एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए उसके लिए 21,000 रुपये, लद्दाख जैसे -30 डिग्री सेल्सियस में जीवन को सरवाइव करना, और 21,000 रुपये आप पेमेंट दे रहे हो, किस सोच के आधार पे आप दे रहे हो? इस स्थिति में आप लोग डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का गेम खेल रहे हो। दोस्त, भर्ती कोर्ट में जाएगी, सरकार चाहती है कि यह चीज़ें लंबित रहे, फंसे। सरकार वैसे भी नहीं देना चाहती गवर्नमेंट जॉब। देना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि सबको दे नहीं सकती और बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकती है। बेरोजगारी की समस्या प्राइवेटाइजेशन से हो सकता है, इसीलिए सरकार अंधाधुंध पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं। आज से 20 साल पहले महिलाएं 15 से 20 लोगों का खाना जब बनाना होता था तो पूरे धुएं में वो बर्दाश्त करते हुए बनाती थी, लकड़ी से, चूल्हे से। तो उस स्थिति को कैसे सरकार ने बदला? प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से एजेंसी देते हुए। तो अब दरवाजे पर आपके दरवाजे पर गैस सिलेंडर आ जाता है। पहले क्या होता था कि जब आप पहले पगडंडी होती थी गांव में, तो पगडंडी होने के कारण जब आप साइकिल से चलते थे तो अगल बगल मक्के के खेत टच होते थे साइकिल से। ना तो उस रास्ते पर पुलिस की गाड़ी जा सकती थी सिक्योरिटी के लिए, ना तो कोई महिला यदि डिलीवरी होने को है तो ना तो एम्बुलेंस जा सकती है, या किसी की भी तबीयत ख़राब है तो एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, इवन ई रिक्शा भी नहीं जा सकता, और ख़ास करके बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ही नहीं संभव था। आज इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, जहां भी बीजेपी की स्टेट है, आप कहीं भी किसी भी स्थान पर चले जाओ, लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है, मेट्रो का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। पहले से कम 10 गुना एयरपोर्ट बढ़ गए हैं। प्रतिदिन 15 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, गांव में बन रही हैं, शहरों में बन रही है, हाईवे बन रहा है। हाईवे 15 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से हाईवे बन रहा है। तो जिन घरों जहाँ पर एक घर भी किसी जंगल में भी रहा है, वहाँ भी सरकार ने बिजली पहुँचा दी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण जीवन को सरकार ने पूरी तरीके से चेंज किया है, लोगों के जीवन में बदलाव आया है, और
आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। मैं यहाँ आसपास के गांव में देखता हूँ कि यदि किसी भी परिवार का किसी भी सदस्य को किडनी की बीमारी हो जाए, कैंसर की बीमारी हो जाए या डायबिटीज़ की बीमारी हो जाए, तो पूरा परिवार उनकी सेवा में, पूरे परिवार का धन संपत्ति लग जाता है, निछावर हो जाता है, कभी भी अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूरा का पूरा परिवार नाश हो जाता है, आगे आने वाली पीढ़ी भी उसमें नाश हो जाती है। उसके लिए सरकार ने 5 लाख का बीमा कराया है। 5 लाख तक के इलाज पर ईयर करा सकते हो। कितनी बड़ी गारंटी सरकार ने लिया है, या कोई सरकार सोच नहीं सकती थी। आप लोग महसूस करिए। दूसरी बात, स्पेशली मैं उन सनातनियों के लिए यह बात कहना चाहता हूँ, जब हमारे यहाँ पर मुगल आक्रमण करते थे तो वह राज्यों को जीतते थे। राज्य जीतने के बाद भी राजाओं के, हिंदू राजाओं को हराने के बाद भी पता है वो क्या करते थे? हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते थे, तब जाके उनको सुकून मिलता था। यह घटिया सोच थी। आज जो सरकार है कम से कम सनातनियों के, हिंदुओं के प्रति जागरूक है, किसी और अन्य समुदाय पे अत्याचार नहीं कर रही है, लेकिन जो अत्याचार कर रहा है उसको उसी की भाषा में जवाब मिल रहा है। पहले सबसे बड़ी बात है कि आप विकास से संतुष्ट हो या ना हो, आपको रोजगार मिले या ना मिले, लेकिन इतना जरूर आप समझिए, हो सकता है कम रोजगार मिले, लेकिन सरकार उसकी भूमि तैयार कर रही है। अगले आने वाले 15 सालों में रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। दूर की मत सोचिए मेरे दोस्त, कोरोना काल का ही समय देखिए, जहां अमेरिका पूरी तरीके से परास्त हो गया था, लेकिन 72 साल का बूढ़ा प्रधानमंत्री इस तरीके से फाइट किया, इस तरीके से लड़ाई किया, इस तरीके से मैनेजमेंट किया कि सभी को 140 करोड़ के लोगों को टीका लग गया। कोई भूखे नहीं मरा, सबकी जान माल की सुरक्षा किया गया। और जितने अमेरिका पूरी तरीके से परास्त हो गया। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन भारत ने डिफेंड कर लिया। अगर आज ऐसा प्रधानमंत्री आपने नहीं चुना होता तो आपका क्या हाल होता, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जिनके परिवारजनों में कोई कोरोना से मरा है, उनके परिवारजन भी उनको छूने नहीं आते थे। उनकी लाश में आग लगाना भी नहीं चाहते थे। लाश को टच तक नहीं करते थे। वैसी स्थिति में सरकार ने नियंत्रण किया है। तो आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, इसको महसूस करिए और देखिए, जो कभी नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। आपको यह चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो जिहादी लोग हैं उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए आपको रगड़ने के लिए, उन्हें 17 मौके नहीं चाहिए। पृथ्वीराज चौहान 17 बार माफ़ किया था मोहम्मद गौरी को, लेकिन एक बार मोहम्मद गौरी ने माफ़ नहीं किया, पृथ्वीराज चौहान को रगड़ दिया। वह सोच जो जिस देश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश की खाते हैं, जिस देश के संसाधनों को यूज करते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं। जो मोबाइल देख रहे हैं उनको भी, जो मोबाइल का यूज कर रहे हैं वो भी काफिरों ने बनाया। जो बंदूक की गोली चला रहे हैं वह भी काफिरों ने बनाया। जो बंदूक चला रहे हो वो भी काफिरों ने बनाया। जो कपड़े पहने हो वो भी काफिरों की देन है। जो आपके घरों में लाइट है वो भी काफिरों की देन है। जो पंखा आप यूज़ कर रहे हो वो भी काफिरों की देन है। जो कूलर आप यूज़ कर रहे हैं वो भी काफिरों की देन है। जो सूर्य की रोशनी है, हम भी उसे देवता मानते हैं, उसे भी आप यूज़ कर रहे हैं। चंद्रमा को भगवान मानते हैं, उसे भी यूज़ कर रहे हैं। धरती को माता मानते हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं। वायु को देवता मानते हैं, अग्नि को देवता मानते हैं, प्रकृति को देवता मानते हैं, पेड़ पौधों को हम देवता मानते हैं। इसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी बेहतर होंगे। फिर कभी चर्चा की जाएगी। थैंक यू।